Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is Golgi bodies, structure of Golgi bodies. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Golgi bodies के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ Golgi bodies के बारे में। इसके साथ में कुछ इसके नाम दिए हैं Golgi body के, वो डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ देव कलाट्रा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Golgi bodies जो हैं ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं, वो पार्ट बन जाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। जिसके अंदर एग्जांपल आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या आता है Golgi bodies। तो Golgi body भी क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अगर ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है तो Golgi body या जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं सारे ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो Golgi body भी कैसा है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट, इसका नाम जो दिया गया डिस्कवरी के बेसिस पे, डिस्कवर किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने इसको देखा और 1898 में, ईयर भी गिवन है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे ईयर को भी याद रखना 1898 कैमिलो गोल्जी। तो साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए इसका नाम दिया गया Golgi bodies। तो कैमिलो गोल्जी ने इसको देखा जिसका नाम दिया गया Golgi bodies। डिस्कवरी के बेसिस पे इसका नाम Golgi bodies दिया गया। फिर इसके बाद में इसके दूसरे नाम दिए से इसको बोल सकते हैं Golgi complex। Golgi complex भी Golgi body का ही दूसरा नाम है बेटा। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स में एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं। सिस्टर्नी से बना होता है, ट्यूबल से बना होता है, वेसिकल्स भी होते हैं। ये सारे मिलके कंप्लीट एक Golgi body बनाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया है Golgi complex। इसमें एक से पार्ट्स मिलकर स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं Golgi complex। फिर इसका नाम दिया गया बेटा Golgi apparatus। Golgi apparatus का apparatus में क्या, जैसे मान लो apparatus में कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट मिलके एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप में अलग अलग पार्ट हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है, सिस्टर्नी ट्यूबल्स वेसिकल जब मिलके काम करते हैं तब जो Golgi का काम होता है वो कंप्लीट हो पाता है। अगर इनमें से कोई भी एक काम ना करे तो Golgi का काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा या सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए Golgi apparatus इसका नाम है, क्योंकि इसके अंदर सारे पार्ट्स मिल करके सारा कंप्लीट फंक्शन करवाने में रोल प्ले करते हैं, जिससे इसको Golgi apparatus भी बोलते हैं। डिक्टियोजोम भी इसी का नाम है बेटा। Golgi body का ही दूसरा नाम क्या है, डिक्टियोजोम। जहाँ पे Golgi bodies क्या होती हैं बेटा, वेल फॉर्म्ड नहीं होती है या स्टैक की फॉर्म में सही से अरेंज नहीं होती हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम। जैसे कि बहुत सारी फंजाई में देखा गया, मैनी फंजाइज में ऐसा देखा गया है, सिलेटेड प्रोटोजोन में भी ऐसा देखा गया है। इसके अलावा प्लांट्स में भी ऐसा देखा गया है कि बेटा बहुत सारे प्लांट्स में जहाँ पे वेल स्टैक फॉर्म में या वेल फॉर्म्ड Golgi bodies नहीं है, जो कि कलेक्टिवली ग्रुप में मिलके काम नहीं कर रही हैं, स्टैक की फॉर्म में नहीं है, तो ऐसी Golgi bodies को क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम। क्या बोलते हैं बेटा, डिक्टियोजोम। तो डिक्टियोजोम जो है Golgi body का ही नाम है। जब ये स्टैक की फॉर्म में नहीं होती है, स्केलेटल फॉर्म में रहती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, डिक्टियोजोम। इसके अलावा बेटा इसको Golgi body कोई पूछेगा किस ऑर्गन को जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन Golgi body का ही नाम है। क्यों है बेटा, Golgi body जहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा था तभी मैंने आपको पॉइंट समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। तो ये स्पेस मान लो सेल के साइटोप्लाज्म का ये स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया बेटा, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ पे Golgi bodies ने। सिर्फ यही नहीं ऑक्यूपाई किया बेटा, इसने ये भी ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि इसके आसपास के एरिया में बहुत सारे वेसिकल्स बनाता है बेटा, और वहाँ पे इतना बिजी हो जाता है कि इसके आसपास कोई दूसरा ऑर्गेनल आता नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है सेल के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल कर रहा होता है। इसलिए कोई भी ऑर्गेनल नहीं चाहता कि अगर उसको उससे मटेरियल लेना है Golgi body से तो वो उसको आके डिस्टर्ब करे, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो फिर Golgi body उसको हेल्प नहीं कर पाएगा ऑर्गेनल को। और क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करके ही सेल जो है अपना फंक्शन कर पाती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसके आसपास बेटा बहुत सारे वेसिकल्स बनते दिखाई देते हैं। ये सारे वेसिकल्स इसके आसपास बने हुए हैं, तो इसमें मटेरियल पैक कर दिया गया है, तो इसकी वजह से ये सबसे बिजी दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। इसके आसपास बहुत सारे वेसिकल्स हमेशा बनते रहेंगे, हमेशा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, तो हमेशा ये एक्टिव रहेगा, हमेशा काम करता रहेगा, तो कोई भी दूसरा ऑर्गेनल इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो क्वेश्चन आ चुका है, किस ऑर्गेनल को जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है, इसका नाम क्या होगा बेटा, Golgi bodies। क्या होगा, Golgi bodies। तो अभी तक हमने डिस्कवरी के बारे में समझा। डिस्कवरी किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, इसने नाम दिया Golgi body। दूसरे इसके नाम से इसका नाम क्या हो सकता है बेटा, Golgi complex हो सकता है, Golgi apparatus हो सकता है,
डिक्टोजोम हो सकता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, जैसे कि हमने बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर में देखा था, वैसे ही यहाँ पे उसी तरह के मल्टीपल यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे वहाँ पे सिस्टर्नी थी, ट्यूबल्स थी, वेसिकल्स थी, तो यहाँ पर भी वही सेम पार्ट दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे पहला पार्ट क्या है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज़ में, पहला क्या आएगा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या फीचर आपने पहले ही पढ़ा था, कैसे होते हैं बेटा, लॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर्नी। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा बेटा, इन कैरेक्टर्स में सेम है लेकिन साइज़ का डिफरेंस होगा, नंबर का डिफरेंस होगा। यहाँ पे जैसे साइज एंड डायमीटर जो है यहाँ पे गोल्जी की सिस्टर्नी का लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका डायमीटर लगभग रहता है बेटा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, तो लार्जर साइज का होता है गोल्जी बॉडीज एज कम्पेयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस मामले में, साइज या डायमीटर जो इंडिविजुअल यूनिट सिस्टर्नी का है उस मामले में, इसलिए बड़े साइज की सिस्टर्नी होती हैं गोल्जी बॉडीज़ में एज कम्पेयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी दिखाई हैं, ये स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है बेटा, नंबर क्या है 4 to 8, एक स्टैक के अंदर कितना हो सकता है बेटा 4 to 8, वेरिएबल नंबर, फिक्स नंबर नहीं है, सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 स्टैक की फॉर्म में दिखाया है, तो यहाँ पे वेरिएबल नंबर 4 है या 8 से 8 तक एवरेज वैल्यू है। स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर कैसे होते हैं, स्टैक्ड पैरेलल, देखो एक दूसरे के साथ में पैरेलल है बेटा, ये पैरेलली एक दूसरे के साथ में अरेंज्ड है। आप स्टैक को देखो ध्यान से, एक दूसरे के साथ में पैरेलली अरेंजमेंट है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे पैरेलल है, सीरीज में नहीं है। कैसा है, दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये आपको याद रखना है। अब फोर्थ पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव पोलैरिटी, इनके दो फेस या दो पोल। ऐसे अगर आप ग्लोब को देखोगे ना, ग्लोब में हमने दो पोल बना दिया, दो पॉइंट, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ताकि हमें पता लग जाए कि ये वाला पॉइंट नॉर्थ पोल के पास है या साउथ पोल के पास है, तो हम उसको डिफाइन कर सकें उस पॉइंट को। नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा फिर कौन सा पॉइंट कहाँ पे लोकेट कहाँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है पोलैरिटी क्या है बेटा, दो फेस हैं, एक सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस। ये क्या होते हैं बेटा, देखो सिस फेस गोल्जी की सिस्टर्नी का वो फेस है जो सिस्टर्नी न्यूक्लियस की साइड है या ईआर के साइड है, उसका जो फेस सिस्टर्नी का इनकी साइड होगा उसे क्या बोलेंगे, सिस फेस। इसके दूसरे नाम भी हैं बेटा, जिसके बारे में एंडोमेन सिस्टम में पढ़ाया था। इसके दूसरे नाम क्या हैं सिस फेस की, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपने वीडियो देख लिया तो, नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखो, फिर आपको सारे समझ में आ जाएंगे। मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा ये वाले। दूसरा कौन सा फेस है बेटा, ट्रांस फेस। ट्रांस फेस क्या है सिस्टर्नी का, वो फेस जो कि दूसरी सिस्टर्नी है, जबकि दूसरी सिस्टर्नी है और वो दूर है न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उस सिस्टर्नी के उस फेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस फेस। दो फेस हो सकते हैं, एक जो सेम साइड में होगा उसे बोलेंगे सिस फेस, दूसरा उससे दूर होगा, उसे अपोजिट होगा साइड में, तो उसे बोलेंगे ट्रांस फेस। देखो बेटा सिस फेस के और नाम क्या होते हैं, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, कन्वेक्स फेस भी बोलते हैं, ये कन्वेक्स लेंस के जैसे उभरा हुआ है, जैसे कन्वेक्स फेस। ट्रांस फेस के और नाम क्या होते हैं बेटा, ट्रांस को मैच्योरिंग भी बोलते हैं और कॉन्केव फेस भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस की तरह दिखाई देता है, इसलिए ट्रांस फेस के नाम होते हैं। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन में क्या है, बोथ द फेसेस आर इंटायरली डिफरेंट। सिस और ट्रांस फेस क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है ये एग्जाम के अंदर। बोथ द फेसेस आर इंटायरली डिफरेंट। देखो सिस और ट्रांस फेस डिफरेंट हैं, बिल्कुल। क्यों डिफरेंट है, फंक्शन के बेसिस पे। सिस फेस का काम क्या है, ईआर से आने वाले वेसिकल्स को रिसीव करना। ट्रांस का काम क्या है बेटा, जो मटेरियल मॉडिफाई हो जाएगा सिस्टर्नी के अंदर, जो मटेरियल इसमें आया था सिस्टर्नी के अंदर वो मॉडिफाई होता जाएगा और फाइनली पैक होकर कहाँ से निकलेगा, ट्रांस फेस से। तो मॉडिफाइड मटेरियल या कंप्लीटली मैच्योर हो चुका मटेरियल, उसको अब ट्रांस फेस से पैक किया जाएगा। तो इसलिए ट्रांस फेस से वो वेसिकल निकले, इसमें मटेरियल मॉडिफाई होकर पैक हो रहा है। सिस फेस पे वो मटेरियल है जो अभी मॉडिफाई होने के लिए एंट्री किया है, ईआर से रिसीव हुआ है, तो कार्गो की फॉर्म में जो मटेरियल आया है वो सिस फेस पे पहुंचा है और ट्रांस फेस का मैच्योर मटेरियल को यहाँ से निकाल के पैक करने का, वेसिकल्स बनाने का। तो सिस और ट्रांस फेस आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड। कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, देखो सिस फेस से अगर किसी मटेरियल ने एंट्री की ना, उसके एग्जिट तभी होगा जब वो ट्रांस फेस पे जाएगा, उससे पहले उसका कोई एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे के पास जाता रहेगा, सिर्फ पहले से दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास, तीसरे चौथे के पास, और जब तक मॉडिफिकेशन पूरा नहीं होगा जब तक सिस्टम के अंदर रहेगा। जैसे मॉडिफिकेशन पूरा होगा फिर कहाँ से रिलीज होगा बेटा, ट्रांस फेस से। तो बोथ द फेसेस आर यहाँ पे क्या दिखाया है, इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, लेकिन जुड़े हुए हैं। देखो क्योंकि मटेरियल ने एक बार एंट्री की सिस फेस से, तो फिर वो एग्जिट कहाँ से करेगा, ट्रांस फेस से, और कहीं से एंट्री नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि बोथ द फेसेस आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। और दो पोल बना दिए, एक जैसे कि सिस पोल बना दिया है, एक ट्रांस पोल, तो जहाँ से मटेरियल रिसीव होगा उसको सिस, और दूसरा पोल क्या बना दिया है, जहाँ मटेरियल पैक हो जाएगा मैच्योर होने के बाद में,
ट्रांसफेस बोलेंगे, तो इसलिए दे हैव पोलैरिटी ऑल्सो। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो पोलैरिटी शो करता है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ पे गोल्जी बॉडीज़, कौन सा हो जाएगा गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, आप करेक्टर याद रहेंगे। देखो नेक्स्ट आता है फिर ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के बारे में देखते हैं। ट्यूब्यूल्स भी वैसे जैसे यहाँ पे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखे थे, शॉर्ट हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं। ठीक है, यही हो सकते हैं करेक्टरिस्टिक ट्यूब्यूल्स के। तो और ट्यूब लाइक कैसे हैं, ट्यूब लाइक जैसे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको, शॉर्ट हैं, इरेगुलर हैं, क्योंकि ट्यूब लाइक मटेरियल जो होता है उसमें क्या प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं रहता है, चेंज अलग अलग शेप में दिखाई दे सकते हैं। इरेगुलर इसलिए बोल रहे हैं एज कम्पेयर टू सिस्टेनिक की बात हो, सिस्टेनिक में फिक्स रहता है शेप ऑलमोस्ट, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे ब्रांचिंग भी इसकी बन सकती है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रांच फॉर्म में दिखाई दे सकता है ट्यूब लाइक पार्ट, तो उसे क्या बोलेंगे ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। फिर थर्ड पार्ट आता है बेटा वेसाइकल्स, जो मटेरियल को पैक करके भेजना है थोड़े से मटेरियल को, तो ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा वेसाइकल्स, क्या बोलते हैं वेसाइकल्स। तो थोड़े से मटेरियल को भेजना है, छोटे साइज के स्ट्रक्चर बनेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ओवल शेप होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे वेसाइकल्स, क्या बोलेंगे इन्हें वेसाइकल्स, जो कि ER से ही बनते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, गोल्जी बॉडी से बनते हैं। इसके अलावा बेटा फोर्थ टाइप का स्ट्रक्चर्स जो कि गोल्जी बॉडी में तो मिलता है लेकिन ER में नहीं मिलता है, क्या होता है गोल्जियन वैक्यूल्स। अगर ये वेसाइकिल में बहुत सारा मटेरियल भर दिया जाए तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, तो बड़े साइज़ के हो जाएंगे और ये मटेरियल को स्टोर करके रख सकेंगे। देखो वेसाइकिल क्या करता है, मटेरियल को स्टोर नहीं करता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुँचा देगा। ठीक है, तो उसका जो स्टोरेज है वो टेम्पररी है, शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक ट्रांसपोर्ट करवाना तब तक। जैसे ही वो पहुंच जाएगा फिर वो अपने पास साइकिल नहीं रखेगा, वो साइकिल किसी दूसरे ऑर्गेनल को दे देगा। लेकिन गोल्जियन वैक्यूल्स क्या है, जो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जिसमें मटेरियल को भर दिया गया है ना, अब वो उसको स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। दूसरा मटेरियल का अमाउंट जो होगा ज़्यादा होगा, तो ये लार्ज साइज़ के वेसाइकिल अगर बनते हैं, लार्ज साइज मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकिल्स बनते हैं, दे आर फिल्ड विद द कंटेंट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट्स से भरे होते हैं, तो ऐसे वेसाइकिल्स को हम क्या बोलते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स। क्या होते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स, जो कि बाद में जाकर के बेटा बाद में जाकर के फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं, जो कि लाइसोसोम का काम कर सकते हैं, लाइसोसोम बन सकते हैं। तो इसलिए गोल्जी बॉडी से यहाँ पे लार्ज साइज के वैक्यूल बनते दिखाई देते हैं, जो कि बाद में फंक्शनल ऑर्गेनल लाइसोसोम बन जाते हैं एनिमल सेल के अंदर। तो इसलिए इन गोल्जियन वैक्यूल का जो है काम यहाँ पे लाइसोसोम की तरह काम करना भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल उसी चीज़ को बोला जाता है, तो जो मटेरियल को स्टोर कर सकता है फॉर लॉन्ग टाइम। और वैक्यूल फंक्शनल नहीं होते, नॉन फंक्शनल होते, जैसे बनेंगे ना बेटा वैक्यूल्स या लाइसोसोम, तो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो फंक्शनल नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बनानी है, मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, कौन से हैं लिपिड और प्रोटीन्स। कौन से हैं लिपिड प्रोटीन। मैंने जब फंक्शन ऑफ ER पढ़ाया था ना बेटा, उसमें एक पॉइंट समझा चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा आप उस वीडियो को देखो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर सकता है बेटा, प्रोटीन बना सकता है, लिपिड बना सकता है। कौन सा ER प्रोटीन बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा लिपिड बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों ने लिपिड और प्रोटीन बना दिया तो नई मेम्ब्रेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन किसने बना दी बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। उसके अंदर अगर एंजाइम भरे हुए, एंजाइम्स किससे बने होते हैं बेटा, मेजरली किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन्स अगर यहाँ पे मॉडिफाई करने हैं तो कौन करेगा बेटा, तो प्रोटीन्स को मॉडिफाई कौन करेगा, गोल्जी बॉडीज। या प्रोटीन बनाने हैं तो कौन बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मॉडिफाई करके एंजाइम बनते हैं, तो इसका मतलब जो सिंथेसिस किया था आर्या ने प्रोटीन्स का, उनको मॉडिफाई किसने कर दिया, गोल्जी ने। तो इसका मतलब बेटा दोनों मिल करके, दोनों गोल्जी कॉम्प्लेक्स एज वेल एज यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर क्या बना सकते हैं, लाइसोसोम। क्या बना सकते हैं, लाइसोसोम, जो कि बाद में फंक्शनल होते हैं। तो इसलिए गोल्जी बॉडीज का मेन काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी इसका मेन काम है। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, जब एंडोप्लाज्मिक सिस्टम पढ़ाया तब भी मैंने इस पॉइंट को समझाया था, अभी फिर से मैंने इसको रिकॉल किया है। तो यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर पे हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने पढ़े। पहला हमने स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स देखे, पहला सिस्टर्नी समझा, दूसरा क्या समझा, ट्यूब्यूल्स समझा बेटा, तीसरा क्या समझा, वेसाइकल समझा, और फोर्थ क्या समझा, गोल्जियन वैक्यूल्स, जो कि लाइसोसोम की तरह काम कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट हमने समझे स्ट्रक्चर में। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।